इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूसो का सामाजिक समझौता। और इससे पहले वीडियो में हम रूसो का सामान्य परिचय और रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हमें पढ़ना है रूसो का सामाजिक समझौता। तो शुरू करते हैं। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने इस समस्या पर विचार किया है कि किस तरह है प्राकृतिक अवस्था से सभ्य समाज का निर्माण हुआ। तो जो रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक समझौता, इस पुस्तक में रूसो ने इस बात पर विचार किया है कि किस प्रकार प्राकृतिक अवस्था से एक सभ्य समाज यानी कि जो वर्तमान नागरिक समाज है उसका निर्माण हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रथम वाक्य है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सभी जगह है जंजीरों में जकड़ा रहता है। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है उसका प्रथम वाक्य क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सब जगह है जंजीरों से जकड़ा रहता है। रूसो के इस कथन से यह आभास होता है कि मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में जो स्वतंत्रता प्राप्त थी, सभ्य समाज में वह स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। यानी कि जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के बंधन नहीं होते हैं, लेकिन जब वह सभ्य समाज में प्रवेश करता है, नागरिक समाज में प्रवेश करता है, तो उस पर बहुत सारे सामाजिक बंधन लग जाते हैं। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो वह अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति के अनुरूप व्यतीत करता था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई। तो प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हमेशा जंजीरों में जकड़ा रहता है। इसका मतलब क्या है कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो वह अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति के अनुरूप व्यतीत करता था, लेकिन जैसे ही सभ्यता का विकास हुआ, नागरिक समाज का विकास हुआ, मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई। रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य आनंदमय जीवन जीता है। सभी मनुष्य एक दूसरे से अलग रहते हैं। स्त्री पुरुष का आकर्षण उन्हें थोड़ी देर के लिए अवश्य मिला देता है, लेकिन उनके जीवन को स्थायी बंधन में नहीं बांध पाता। नवजात शिशु भी माता का स्तनपान करके अलग हो जाता है। ऐसी हालत में कोई मनुष्य किसी तरह के स्थायी सामाजिक बंधनों या जंजीरों से नहीं बंधा होता है। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब सभ्य समाज का उदय होता है तो व्यक्ति सामाजिक बंधनों में यानी कि जंजीरों में बंध जाते हैं। लेकिन सभ्यता के उदय के साथ विषमता का जन्म होता है। कला, विज्ञान, निजी संपत्ति, श्रम विभाजन आदि से सभ्य समाज की स्थापना होती है, जिसमें मनुष्यों की प्राकृतिक समानता और स्वतंत्रता लुप्त हो जाती है। यानी कि जैसे सभ्य समाज की उत्पत्ति होती है, मनुष्यों की प्राकृतिक स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो जाती है। अब आगे देखते हैं। अतः सभ्यता का विकास मानव जीवन के लिए एक अभिशाप है, इसलिए रूसो प्रकृति की ओर लौटने का आह्वान करता है। तो रूसो क्या मानता है कि सभ्यता का विकास मानव जीवन के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि सभ्यता के विकास के कारण मानव की प्राकृतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। रूसो ने अनुभव किया कि वर्तमान परिस्थितियों में प्राकृतिक दशा की ओर लौट जाना संभव नहीं है। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ जाने के कारण प्रकृति के भंडार कम होने लगते हैं। अतः प्रकृति सभी को मनचाहा सुख नहीं दे पाती है।
अभाव की स्थिति पैदा हो जाने पर यह जरूरी हो जाता है कि मनुष्य अपनी शक्तियों को एकजुट कर ले, श्रम के बल पर संपत्ति अर्जित करे। इस तरह संपत्ति की सुरक्षा सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाती है। यह आवश्यकता नागरिक समाज में ही पूरी हो सकती है। नागरिक समाज का निर्माण सामाजिक समझौते द्वारा होता है। तो रूसो कहता है कि जब प्राकृतिक अवस्था में जनसंख्या कम थी तो सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से ही हो जाती थी, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ गई तो प्राकृतिक वस्तुओं से सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि व्यक्ति श्रम के द्वारा वस्तुओं को प्राप्त करें, अपनी निजी संपत्ति अर्जित करें, और इस निजी संपत्ति जो अर्जित की गई है इसकी सुरक्षा के लिए नागरिक समाज की आवश्यकता होती है, और इस नागरिक समाज की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा होती है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि सामाजिक समझौता क्यों होता है सामाजिक समझौता संपत्ति की सुरक्षा के लिए। रूसो का सामाजिक समझौता होब्स और लॉक के सामाजिक समझौते से अलग है। अब देखते हैं कि रूसो का सामाजिक समझौता होब्स और लॉक के सामाजिक समझौते से भिन्न किस प्रकार है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा होब्स का सामाजिक समझौता पढ़ेंगे और थोड़ा सा लॉक का पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में इनको जब होब्स अलग से पढ़ेंगे और लॉक अलग से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। होब्स ऐसे समझौते की कल्पना करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को एक ही व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों की सभा के प्रति इस शर्त पर समर्पित कर देता है कि अन्य व्यक्ति भी अपने समस्त अधिकारों को उसी व्यक्ति या सभा को समर्पित कर दें। तो होब्स के सामाजिक समझौते में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों की सभा को सौंप देता है, और व्यक्ति अपने अधिकारों को इस शर्त पर सौंपता है कि अन्य व्यक्ति भी अपने समस्त अधिकारों को उसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को सौंप दें। इस समझौते से राज्य और सरकार दोनों अस्तित्व में आते हैं। तो ये जो अधिकार सौंपने का समझौता हुआ है, इस समझौते से राज्य और सरकार दोनों अस्तित्व में आते हैं। एक बार समर्पित किए गए अधिकार वापस नहीं लिए जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति सभी मनुष्यों ने अपने अधिकार समर्पित कर दिए हैं उसे पूर्ण सत्ता प्राप्त हो जाती है। यानी कि होब्स के सामाजिक समझौते में जब व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को एक व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को सौंप देते हैं तो फिर ये अधिकार व्यक्तियों द्वारा वापस नहीं लिए जा सकते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति को या व्यक्तियों की सभा को अधिकार सौंपे गए हैं उसे पूर्ण सत्ता प्राप्त हो जाती है। अतः होब्स पूर्ण राजतंत्र या निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है। तो होब्स अपने सामाजिक समझौते में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। अब देखते हैं थोड़ा सा लॉक का सामाजिक समझौता। इसके विपरीत लॉक के सामाजिक समझौते के तहत सरकार की स्थापना एक न्यास या धरोहर यानी कि ट्रस्ट के रूप में की जाती है। ट्रस्ट का मतलब होता है किसी चीज की सुरक्षा करना। तो लॉक के सामाजिक समझौते में सरकार की स्थापना एक न्यास या धरोहर के रूप में की जाती है। इसके अंतर्गत प्रभु सत्ताधारी को या फिर सरकार बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रभु सत्ताधारी को न्याय करने का अधिकार इस शर्त पर सौंपा जाता है कि वह मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा। यदि वह यह कार्य करने में असफल होता है
तो समाज उसे हटाकर नई सरकार स्थापित कर देता है। तो जो लोक का सामाजिक समझौता है उसके अंतर्गत जो सरकार है या जो प्रभु सत्ताधारी है उसकी स्थापना इस शर्त पर की जाती है कि वह व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा। यदि सरकार या प्रभु सत्ताधारी व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो समाज उस सरकार को हटाकर या उस प्रभु सत्ताधारी को हटाकर नई सरकार की स्थापना कर सकता है। लेकिन रूसो के सामाजिक समझौते में ऐसी हालत पैदा होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यानी कि रूसो के सामाजिक समझौते में सरकार को या प्रभु सत्ताधारी को हटाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। अब आवश्यकता क्यों नहीं होती है ये अब आगे देखते हैं। तो ये तो हमने थोड़ा सा होब्स और लोक का सामाजिक समझौता पढ़ लिया है। अब आता है रूसो का सामाजिक समझौता। रूसो का सामाजिक समझौता संपूर्ण समुदाय की सामान्य इच्छा की देन है। यानी कि जब हमने लोक में यह पढ़ा है कि यदि सरकार या प्रभु सत्ताधारी प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है तो समाज उस सरकार को या प्रभु सत्ताधारी को पद से हटा सकता है। लेकिन रूसो में ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रूसो का सामाजिक समझौता संपूर्ण समुदाय की सामान्य इच्छा की देन है। समझौते के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्राकृतिक अधिकार अपनी सामूहिक सत्ता के प्रति समर्पित कर देता है। तो जो रूसो का समझौता है उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों को अपनी ही सामूहिक सत्ता के प्रति समर्पित कर देता है। तो इसलिए सरकार को या प्रभु सत्ताधारी को हटाने की नौबत नहीं आती है, क्योंकि रूसो के सामाजिक समझौते में सभी व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकार स्वयं के प्रति ही समर्पित करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति प्रभु सत्ता का भागीदार बन जाता है। यानी कि जो प्रभु सत्ताधारी है वह कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति खुद ही स्वयं ही प्रभु सत्ता का भागीदार बन जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जिन प्राकृतिक अधिकारों से संपन्न थे वे सामाजिक समझौते के कारण नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि सामूहिक अस्तित्व का अंग बन जाते हैं। यानी कि जो समझौता है वह संपूर्ण समुदाय ने आपस में मिलकर के किया है। इसके द्वारा किसी बाहर के प्रभु सत्ताधारी की स्थापना नहीं होती है। अब आगे देखते हैं। रूसो के सामाजिक समझौते के तहत व्यक्ति बाहर के किसी प्रभु सत्ताधारी का चयन नहीं करते, बल्कि स्वयं ही प्रभु सत्ता संपन्न समुदाय का रूप धारण कर लेते हैं। समझौते के माध्यम से व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले में नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। तो जो रूसो का सामाजिक समझौता है इसके अंतर्गत जो समुदाय के व्यक्ति होते हैं वे किसी बाहर के प्रभु सत्ताधारी का चयन नहीं करते हैं, जबकि जो होब्स का समझौता है और लोक का समझौता है उसमें व्यक्ति आपस में मिलकर के किसी दूसरे प्रभु सत्ताधारी का चयन करते हैं। लेकिन रूसो में ऐसा नहीं होता है। रूसो के सामाजिक समझौते में व्यक्ति स्वयं ही प्रभु सत्ता संपन्न समुदाय का रूप धारण कर लेते हैं और समझौते के माध्यम से व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले में नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। तो ये तो गया रूसो का सामाजिक समझौता। अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं। प्राकृतिक दशा में मनुष्यों की संख्या कम थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ जाने के कारण वस्तुएं कम रह गई, अतः निजी संपत्ति की संस्था आवश्यक हो गई। जो कोई नई वस्तु प्राप्त करना चाहे उसे श्रम द्वारा अर्जित करे। यह स्थिति नागरिक समाज में ही संभव है। नागरिक समाज में सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं। कोई किसी की सहमति के बिना
उससे कुछ नहीं ले सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के रूसो कहता है कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण या नागरिक समाज का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि जो निजी संपत्ति की व्यवस्था है वह सुरक्षित रह सके। तो ये गया हमारा रूसो का सामाजिक समझौता। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत। लेकिन रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत आपको समझ में तभी आ पाएगा जब आप रूसो की प्राकृतिक अवस्था पढ़ोगे और रूसो का सामाजिक समझौता पढ़ोगे।